नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पर। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं हर एक खबर का बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। सबसे पहले उन प्रमुख खबरों पर डालते हैं नजर। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर बिहार से जुड़ी हुई, जहां बिहार वोटर लिस्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वोटर लिस्ट के जो पुनरीक्षण का जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कार्यक्रम चल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ अहम सुनवाई में फैसला दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें। दूसरी प्रमुख खबर उत्तर प्रदेश से, जहां छांगुर बाबा पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि छांगुर बाबा कैसे वो छांगुर बाबा बने, कितनी प्रॉपर्टी और किस तरीके से खुलासा हुआ है उनके जो पूरा धर्मांतरण का पूरा चल रहा था पर, और इसके साथ ही अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस मामले में बताएंगे विस्तार से। साथ ही तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां ट्रंप ने ब्राजील पर टैरिफ बम फोड़ा है। जी हां, 50% टैरिफ लगाया है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं न्यूज पंच की शुरुआत, जहां आपको बता दें कि बिहार में वोटर लिस्ट के सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। और इस मुद्दे पर सड़क से लेकर अदालत तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस, आरजेडी समेत इंडी गठबंधन की 9 पार्टियों ने वोटर लिस्ट सत्यापन की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर कर कहा है कि केवल भारतीय नागरिकों को ही वोट देने का हक मिलना चाहिए। अब इस मुद्दे पर बिहार में विपक्षी दलों के तीखे प्रदर्शन और चुनाव आयोग के सख्त रुख ने माहौल को और गर्म कर दिया है। बीते कल की अगर हम बात करें तो इसके विरोध में विपक्षी दलों ने चक्का जाम बिहार में किया था, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। अब इस पर आज होने हैं अहम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करके क्या फैसला देता है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सुप्रीम सुनवाई। तो बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सुप्रीम सुनवाई आज होनी है। वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को याचिका की कॉपी देने के लिए कहा है। तो ये सबसे एक जानकारी सब आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि इसमें चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं। चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कांग्रेस और अन्य दलों ने सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाई है, इस पर रोक लगाने की गुहार। इसमें आपको बता दें कि मनोज झा, महुआ मोइत्रा ने भी याचिका दाखिल की है इसके खिलाफ। इसके साथ ही विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन पर भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं इन याचिकाओं के जरिए, जिसमें इसके साथ ही अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की अगर बात करें तो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के समर्थन में उनकी तरफ से याचिका सामने आई है। और उन्होंने कहा है कि जो भारतीय नागरिक हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये बात अश्विनी उपाध्याय की तरफ से कही गई। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी बिहार में आगे आने वाले समय में कुछ महीने के अंदर ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा इस वक्त पूरी तरह से गरमाया हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही महागठबंधन का विरोध प्रदर्शन भी बीते कल देखने को मिला है, जहां आपको बता दें कि महागठबंधन के तमाम दल इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। कल चक्का जाम बिहार में किया गया और साथ ही जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बंद के दौरान कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया है, जो ट्रेन्स हैं उनको रोका है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीते कल की ये तस्वीरें हैं जहां पर विपक्षी दलों की तरफ से चक्का जाम किया गया। लेकिन इस चक्का जाम से सीधे तौर पर जो आम लोग हैं उनको काफी ज्यादा परेशानी हुई है। बीते कल कुछ तस्वीरें ऐसे भी हैरान करने वाली आई जब जो मरीज को लेकर के परिजन जा रहे थे और उनको भी रोक दिया गया, उनको अस्पताल तक नहीं जाने दिया है। तो इस तरीके की तस्वीरें भी बीते कल सामने आई जो तमाम सवाल खड़े करती हैं। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना बीते कल करना पड़ा है। महागठबंधन ने जो कल विरोध प्रदर्शन किया है, चक्का जाम किया है, जबरदस्ती लोगों को रोका गया है। तो ये उस दौरान की तस्वीर। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि बिहार की समस्या से इनका कोई लेना देना नहीं है। बिहार में राहुल गांधी
सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, ये बात सम्राट चौधरी की तरफ से कही गई। इसके साथ ही शहनवाज हुसैन ने बिहार बंद को पूरी तरह से फ्लॉप बताया है। तो सीधे तौर पर विपक्ष की तरफ से यह ऐलान किया गया 9 जुलाई को कि बिहार बंद किया जाएगा। 9 जुलाई को कल बिहार बंद रहा और इसके साथ ही कई जगह विरोध प्रदर्शन भी विपक्षी दलों की तरफ से देखे गए। लेकिन इसके साथ ही अब आज जब सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है तो विपक्षी नेताओं की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई हैं वो आपको बताते हैं। आरजेडी ने कहा है कि अलोकतांत्रिक एवं अराजक तरीके से हेरफेर किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि दलितों और वंचितों के वोटिंग अधिकार छीनने की साजिश है। आरजेडी ने कहा है कि हाउस टू हाउस सर्वे में पक्षपात इलेक्शन कमीशन कर रहा है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में मताधिकार तरीका नया लेकिन साजिश पुरानी है। तो इस तरीके के ये तमाम आरोप जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि विपक्षी दलों की तरफ से लगाए गए हैं, जिस पर और इन याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी होनी है। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही जब ये तमाम गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगे तो चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ दावा किया गया है। सीधे तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से दावा किया गया है कि वैलिड वोटर का नाम जो है वो नहीं काटा जाएगा। ये बात चुनाव आयोग ने कही है, ये साफ किया है। और साथ ही कहा कि 26 जून को इलेक्शन कमीशन ने पटना में बैठक भी की थी और साथ ही चुनाव आयोग ने उस दौरान भी ये साफ कर दिया था कि वेरिफिकेशन का जो काम है वो आर्टिकल 326 के जरिए किया जा रहा है। पूरा वेरिफिकेशन का जो पूरा काम है, इस वक्त जो फॉर्म है, इसके साथ ही आपको बता दें वेरिफिकेशन के आर्टिकल 326 की बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि लोक प्रतिनिधित्व कानून के दायरे में ये आता है, जो हम वोटर्स को चेक कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही विदेशी घुसपैठिए गलत तरीके से जुड़ने वाले जो हैं वो इससे अब आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके की बातें इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कही गई। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही पटना से मधुरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सबसे पहले मधुरेश, आपके पास में आना चाहेंगे। बीते कल हमने कई सारी तस्वीरें देखी चक्का जाम की, विपक्षी दलों की तरफ से ये चक्का जाम किया गया जिससे आम लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे कि सम्राट चौधरी की तरफ से कई सारी बातें भी कही गई हैं इस चक्का जाम को लेकर। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और अभी से जस्ट थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी से, तो हमने अपने दर्शकों के लिए कुछ डाटा मंगवाए हैं। वो डाटा ये बताते हैं कि पिछले 15 दिनों में 57.48% लोगों ने इस गणना फॉर्म को भरा है। यानी बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7,90,00,000 के आसपास है, जिसमें से 4,53,00,000 मतदाताओं ने ये फॉर्म अभी तक भर दिया है। और बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 83,12,804 मतदाताओं ने इस पत्र को भरा है। आप समझ सकती हैं कि निश्चित रूप से ये जो संख्या है ये बता रही है कि लोग कितने अवेयर हैं, लोगों के पास में डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। चुनाव आयोग कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है। जो वोटर आईडी बनाने के लिए आपने पहले डॉक्यूमेंट दिया है, यानी अपने घर का जो पता दिया है, अपने एज का जो प्रूफ दिया है, उसी को दोबारा से रिट्राइव कराया जा रहा है। चुनाव आयोग का साफ कहना है कि अगर आपके पास में एक बार वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे तो आप दूसरी बार भी उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस पूरे मसले पे जो विपक्ष की तरफ से लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है कि आम लोगों का जो मतदाता सूची से नाम है वो काट दिया जाएगा, लोग वोट नहीं दे पाएंगे, ये सरासर गलत है। और चुनाव आयोग ने आज अभी भी इसको लेकर के साफ किया है कि जो वैलिड मतदाता है उनके नाम कतई नहीं काटे जाएंगे। बिल्कुल। और जिनके पास अभी जो डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल नहीं है, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन केवल फॉर्म भरे, ताकि सिर्फ ये साफ हो जाए कि हाँ वो यहाँ के रिहायशी हैं और वो यहाँ पे मतदान करने के कम से कम इच्छुक हैं। बिल्कुल, आपके पास वापस आते हैं मधुरेश। हमारे साथ में इस वक्त विकास सारथी भी बने हुए हैं। विकास, आज सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई होनी है, कई सारी दलीलें दी गई है विपक्षी पार्टियों की तरफ से और खास तौर पर इलेक्शन कमीशन पर भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं इन दलीलों के जरिए। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें ज्यादातर विपक्षी दलों की तरफ से याचिकाएं आई हैं और या फिर कुछ विपक्षी सांसदों की तरफ से ये इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। एक और संगठन है जो चुनाव सुधार से जुड़े मामलों में पहले भी इस तरह की याचिकाएं दाखिल करता रहा है, एडीआर, उसकी तरफ से भी एक याचिका है। कुल मिलाकर इन लोगों का ये कहना है कि ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है ये गैर जरूरी है और इसमें जो पूरा ओनस है वो वोटर के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि ये वेरिफिकेशन वगैरह खुद चुनाव आयोग को करना चाहिए, ना कि वोटर्स को इसके लिए बाध्य किया जाए। और एक और दलील यहाँ पर ये दी गई है कि जो कम
पढ़े लिखे लोग हैं या कम जागरूक लोग हैं, उनके नाम कट जाने की आशंका है। इस तरह की दलीलें याचिकाओं में कही गई हैं। हालांकि अगर आप चुनाव आयोग के रुख को देखें तो चुनाव आयोग ने सुनवाई से पहले भी, जब ये पूरा मामला सुर्खियों में आया था, उसी वक्त बिहार में विशेष रूप से बड़े बड़े विज्ञापन दे करके अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि इस प्रक्रिया से किसी का नाम काटा नहीं जा रहा है। ये एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है और जिन लोगों के पास कोई इस तरह के दस्तावेज नहीं भी हैं, वो भी अपना आवेदन दे सकते हैं और ये मांग कर सकते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए। सक्षम अधिकारी उनके आवेदन का मूल्यांकन करने के बाद ये तय करेंगे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि पूरी कवायद ही फर्जी वोटरों को या फिर जो गैर कानूनी तौर पर पड़ोसी देशों से कुछ लोग यहाँ पर आकर रहने लगे हैं, उनका नाम काटने की है। तो ये सक्षम अधिकारी तय करेंगे कि इन अगर दस्तावेजों के बिना भी कोई ये बात साबित कर देता है तो उसको वोटर लिस्ट में जगह मिलेगी। ये सारी बातें चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है पहले, लेकिन आज कोर्ट में इसको लेकर के क्या आधिकारिक रुख रहता है, औपचारिक अपना जवाब में क्या इलेक्शन कमीशन कहता है, ये देखना महत्वपूर्ण हो। बिल्कुल, इस पर नजर हमारी लगातार बनी ही रहेगी, लेकिन इसके साथ ही मधुरेश का भी रुख कर लेते हैं। मधुरेश, अगर सीधे तौर पर हम देखें तो सबसे ज्यादा समस्या विपक्षी दलों को हो रही है और उनको डर है कि कई सारे वोटर्स का नाम इससे कट सकता है, जबकि चुनाव आयोग इस पर अपनी सफाई भी दे चुका है और कहा है कि 11 डॉक्यूमेंट में से अगर कोई एक डॉक्यूमेंट भी कोई भी वोटर अगर लगाता है तो उसका नाम नहीं काटा जाएगा और जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम बिल्कुल नहीं कटेगा। खाली जो फर्जी वोटर्स हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये पूरा पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। तमाम सफाई भी दी जा चुकी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। हाँ कृतिका, बिल्कुल ये सफाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी जा चुकी है और ये जो प्रक्रिया है ये इलेक्शन कमीशन को क्यों करना पड़ा, ये भी एक समझने की बात है, क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे, जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो इलेक्शन कमीशन पे मतदाता सूची को लेकर के सवाल उठाया गया था। ऐसे में लाजमी था कि इस बार मतदाता सूची को लेकर के किस तरह के सवाल न उठाए जाए, विपक्ष किसी तरह से बाइसनेस का जो आरोप है वो चुनाव आयोग पे ना लगाए, इसीलिए जो स्पेशल ये निरीक्षण का कार्यक्रम है इसको शुरू किया गया था। अब चूंकि अब इसमें विपक्ष को ही नुकसान होता हुआ दिख रहा है, उसे लग रहा है कि उसके जो वोटर्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा और उनके नाम काट दिए जाएंगे, इसलिए वो एक एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ ही विपक्ष की ये पूरी कोशिश है कि इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव तक जिंदा रखा जा सके, ताकि इससे एक सिंपैथी गेन करके वोटर्स को अपने कब्जे में लेने की कोशिश हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही विकास सारथी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई पर आप लगातार बनाए रखिएगा, तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई होगी, जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे हम डीडी न्यूज के जरिए। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। अब अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए यूपी ATS ने मुख्य सरगना जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है। और ये रैकेट खास तौर पर हिंदू लड़कियों, महिलाओं और गरीबों को अपना निशाना बनाता था। जलालुद्दीन ने मुंबई और दुबई तक अपने फैले इस नेटवर्क के जरिए कई अवैध गतिविधियों को भी अंजाम दिया, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उसे ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए उदाहरण बनेगी। साथ ही आपको बता दें कि इस धर्मांतरण गैंग के कई आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और कईयों की तलाश अभी जारी है। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जलालुद्दीन झांगुर बाबा कैसे बना है, कैसे अपना काला साम्राज्य उसने तैयार किया, कैसे लोगों को अपना निशाना बनाया, बताएंगे सब, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं धर्मांतरण का काला साम्राज्य ध्वस्त।
तो धर्मांतरण का ये जो पूरा काला साम्राज्य है वो ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। आज तीसरा दिन है बुलडोजर कार्रवाई का, जहां धर्मांतरण को लेकर के ये एक्शन इस वक्त लिया गया है। सरकारी जमीन पर जो कोठी बनी हुई थी उस पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। सबसे पहले मंगलवार को बुलडोजर चला, उसके बाद में बीते कल यानी बुधवार को बुलडोजर चला और अब आज तीसरे दिन भी ये बुलडोजर चलता हुआ वहां पर नजर आएगा और पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस कोठी में 18 से 20 कमरे हैं। झांगुर के गांव पहुंच करके ईडी ने भी संपत्तियों की पड़ताल की है कि आखिर उसकी कौन कौन सी संपत्तियां हैं। आरोपी जलालुद्दीन और उसकी सहयोगी नीतू की कोर्ट में पेशी भी हुई बीते कल और इसके साथ ही कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट ने यूपी एटीएस को 7 दिन की रिमांड दी है इन दोनों आरोपियों के। साथ ही 10 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक रिमांड पर ये दोनों आरोपी रहेंगे और साथ ही इस दौरान इन दोनों से ही पूछताछ भी की जाएगी। तो अभी तक की कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई गिरफ्तारियां अभी होनी बाकी हैं, जिनकी तलाश अभी की जा रही कि आखिर इस पूरे धर्मांतरण गैंग से जुड़े हुए और कौन कौन लोग थे। पूछताछ में और भी कई सारे खुलासे होंगे, लेकिन इसके साथ ही जलालुद्दीन आखिर कैसे झांगुर बाबा बना है उस पर एक नजर डालते हैं। दरअसल गांव से झांगुर की जो पूरी कहानी है वो शुरू हुई थी, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक साइकिल पर गांव-गांव जाकर के अंगूठी जलालुद्दीन बेचा करता था और सिर्फ अंगूठी ही नहीं बल्कि तिलिस्मी ताबीज, जो मंत्रों के जरिए जो ताबीज होते हैं जादू टोना टाइप, और उस तरीके के ताबीज भी दिए जाते थे लोगों को। तिलिस्मी ताबीज ये व्यक्ति देता था, ये बाबा, और उसके बाद में उसने अपनी किस्मत जो है वो राजनीति में भी अपनाई और उसके बाद में साल 2015 में पहली बार प्रधान का चुनाव झांगुर बाबा ने लड़ा। जलालुद्दीन ने पहली बार ये चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की, जिसके बाद में स्थानीय प्रभाव और साथ ही नेटवर्क बनाने में उसे और मदद मिलती हुई नजर आई। बड़े बड़े लोगों से उसके संपर्क धीरे धीरे होते गए। इसके बाद में अवैध धर्मांतरण को उसने अपना आय का स्रोत बना लिया है। लोगों को बुला करके धर्मांतरण उनका कराया करता था और इस्लाम की तरफ उनको धकेलता था। इसके साथ ही गरीब, असहाय लोग और महिलाओं को अपना शिकार खास तौर पर ये व्यक्ति बनाता था। अपने पूरे गिरोह के साथ में अपने सहयोगियों के साथ धन का, नौकरी का और शादी का लालच इन लोगों को देता था, गरीबों को, महिलाओं को, हिंदू लड़कियों को, और ये लालच देकर इस्लाम अपनाने पर मजबूर इन सभी को झांगुर बाबा करता था। जिसके बाद में धर्मांतरण के लिए जाति के आधार पर जो कीमत है, जो रकम है वो भी तय थी। वो किस तरीके से तय थी वो भी आपको बताते हैं कि आखिर किस व्यक्ति के धर्मांतरण पर कितना पैसा झांगुर बाबा को मिलेगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए और साथ ही पिछड़ी जाति के लिए 10 से 12 लाख रुपए दिए जाते थे, ये उनकी रकम। और इसके साथ ही 8 से 10 लाख रुपए की अगर हम बात करें तो अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। और नीतू जो कि उसकी सहयोगी है, नीतू उर्फ नसरीन और साथ ही नवीन का इनको सहयोग मिला, साथ मिला और साथ मिलकर के अपने इस अवैध कारोबार को और आगे बढ़ाने की तैयारी की गई। गरीब हिंदू लड़कियों को नीतू जो है वो जाल में फंसाती थी, उसको लेकर आती थी बाबा के पास में और उसके बाद में उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता। सरकारी जमीन पर आलीशान कोठी बनाई गई, जिसमें बताया जाता है कि 18 से 20 कमरे और साथ ही 40 से ज्यादा बैंक खातों में 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन भी इसी बीच सामने आया है। और साथ ही आपको बता दें कि बाबा और उसके साथियों ने कई बार इस्लामिक देशों की यात्रा भी की है। बताया जाता है कि 40 से 50 बार ये यात्राएं बाबा और उसके साथियों की तरफ से की गई हैं। इसके साथ ही जिसके बाद में विदेशी फंडिंग और साथ ही टेरर लिंक का भी शक इस बीच नजर आता है। तो ये पूरी कहानी है जलालुद्दीन की। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ ही आपको बता दें कि झांगुर बाबा का धर्मांतरण लोक का भी बता देते हैं। 3 बीघा जमीन पर किलेनुमा कोठी का ये, तो झांगुर बाबा का ये किलेनुमा कोठी वहां बनाई और इसके साथ ही इमारत के ऊपर सोलर पैनल भी, पूरा जो सोलर पैनल है वो भी इस दौरान नजर आया। कई सारी तस्वीरें इस दौरान हमें देखने को मिली हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कोठी में 10 सीसीटीवी भी लगाए गए हैं जो वहां पर पूरी चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे थे। कोठी की बाउंड्री वॉल की अगर हम बात करें तो वहां पर कटीले तारों से पूरी बाउंड्री वॉल को ढका गया और जिसमें रात को बताया जाता है कि करंट इनमें दौड़ता था ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति, अनजान शख्स कोठी के अंदर एंट्री ना कर पाए। करीब 10 ट्रेंड जर्मन शेफर्ड भी पाल रखे थे और इन जर्मन शेफर्ड को, इन कुत्तों को अटैक करने की पूरी ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर कोई भी अनजान शख्स आता है तो कैसे ट्रेंड करना है। इसके साथ ही घोड़े और उनके लिए अस्तबल भी यहाँ पर बने हुए थे। तो सरकारी जमीन पर किस तरीके से ये पूरी अवैध इमारत तैयार की गई वो हम आपको बता रहे हैं। बिजली के लिए पावर हाउस भी यहाँ पर लगा हुआ नजर आया। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि कैसे धर्मांतरण नेटवर्क का पूरा खुलासा हुआ है।
सबसे पहले बलरामपुर में जो आलीशान कोठी है जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई है, सबसे पहले शक के घेरे में वो आई। उसके बाद में जो कपड़ों का शोरूम है वो जब लोगों की नजर में आया तो सबसे बड़ा शक ये बनता हुआ नजर आया, जिसके बाद ग्रामीणों ने विदेशी फंडिंग और साथ ही अवैध संपत्ति की शिकायत की पुलिस में जाकर के, जिसके बाद जांच शुरू होती है। पीड़ितों के बयान सामने आए और बयानों के आधार पर खबर मिलती है यूपी एटीएस को, यूपी पुलिस को, और उसके बाद में जांच शुरू की जाती है। यूपी एटीएस को धर्मांतरण की भी जानकारी मिली जब पीड़ित वहां पर पहुंचे और धर्मांतरण की अपनी पूरी कहानी उन्होंने बताई और साथ ही इस बाबा की कहानी बताई, जिसके बाद में जब जांच हुई तो धर्मांतरण नेटवर्क का पूरा खुलासा इस दौरान हुआ है कि कैसे ये धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क चलता था, जिसके बाद में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि हमने बलरामपुर में एक जल्लाद को गिरफ्तार किया है जो महिलाओं की गरिमा के साथ खेलता था। हम समाज को टूटने नहीं देंगे और राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्वों को भी नष्ट करेंगे, साथ ही धरती माता की रक्षा भी करेंगे। क्या कुछ कहा इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम ऐसे लोगों को नष्ट करके मानेंगे और सभी लोगों के लिए एक ये उदाहरण भी सामने आएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त जुड़ रहे हैं लखनऊ से, सीधा उनका रुख करते हैं। आशुतोष, फिलहाल अगर आज की बात करें तो आज तीसरा दिन है, बुलडोजर एक्शन आज भी देखने को मिलेगा और आलीशान कोठी अब धीरे धीरे पूरा ध्वस्त की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई थी, लगभग 8 बुलडोजर लगाए गए, लेकिन आज तीसरा दिन है, जबकि अब भी उस आलीशान कोठी का कुछ हिस्सा बचा हुआ है जिसे आज गिराया जाना है। तो निश्चित रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा तिलस्मी था। और जहां तक जिस तरह से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लोग सामने आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह दिखाई देती है कि छांगुर बाबा इस पूरे तिलस्मी की सबसे छोटी मछली है और इसका जो है कहीं न कहीं केंद्र और भी जगहों पर है। जिस तरह से इसमें धन का व्यापक इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह से इसकी पहुंच बताई जा रही है, वो निश्चित रूप से इस ओर इशारा करती है कि कहीं न कहीं जो है ये समाज को तोड़ने के लिए या वर्ग विशेष को निशाने पर लेने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र था। इसमें अकेले छांगुर बाबा ही नहीं शामिल है। आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि आज के थोड़े दिनों पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया था कि भारत नेपाल सीमा पर सटे हुए जिस तरीके से मदरसे और मस्जिदों का निर्माण हो रहा था, अनियंत्रित रूप से तमाम जगहों पर अवैध रूप से हो रहा था, उन सब को लेकर के प्रशासन ने एक अभियान चलाया था और उनमें बहुत सारी जब्ती की, डिमोलिशन की कार्रवाइयां हुई थी। तो कहीं न कहीं प्रशासन को इस बात का संदेह था कि कहीं न ये राष्ट्र विरोधी तत्व लगातार जो है भारत नेपाल की सीमा पर सक्रिय हैं और ये बलरामपुर का उत्तरौला जो इलाका आता है, जहां से छांगुर आता है, ये भी काफी कुछ वहीं से सटा हुआ आता है। और अगर हम कहें तो ये तराई का जो एरिया है बेहद गरीबी के अभी भी जकड़न में है। यहाँ पर अभी भी तमाम विकास की संभावनाएं हैं, लगातार सरकार उन पर काम कर रही है, लेकिन बावजूद उसके उनकी गरीबी, उनकी तमाम सारी परेशानियों को ये कैश करने के लिए छांगुर बाबा जैसे लोग खड़े होते हैं, पैसों की लालच में या अन्य तरीकों का दबाव दे करके भूत प्रेत या जादू टोना तमाम तरीके से जो है जिस तरीके से भी उनको फंसा सकते हैं, फंसा करके उनका धर्मांतरण कराने की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है। जी कृतिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए तो आपको बता दें कि इस वक्त बाबा और साथ ही जो उसके सहयोगी हैं उनको 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और इस 7 दिन की रिमांड में कहीं ना कहीं जब उनसे पूछताछ होगी तो और भी बहुत सारे खुलासे भी होंगे, साथ ही और कई सारे नाम भी निकलकर सामने आएंगे। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।